दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि मैं आपके लिए कई बार ऐसी मूवीज को लेकर आता हूं जिनको आप इंटरनेट पर शायद ही कभी देख पाएंगे। ऊपर से ये ईटीवी वाले ऐसा कंटेंट बनाते हैं कि पूछो ही मत। ना तो इनके पास बड़े हीरो होते हैं और ना ही कोई बड़ा पैसा, लेकिन इनकी स्टोरी और उसकी यूनिकनेस इतनी अलग होती है कि अच्छी अच्छी मूवीज भी इनके सामने कुछ नहीं होती। तो ऐसी ही एक और मूवी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ जिसकी स्टोरी आपको एकदम अलग एक्सपीरियंस देने वाली है। अब मूवी का नाम आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा, इसलिए चलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक छोटा सा गांव दिखाया जाता है जहां बहुत ही खूबसूरत तरीके से बारिश हो रही होती है। तभी इसी गांव के किसी घर में एक बच्ची अपनी दादी माँ से पूछती है, दादी ये बारिश कैसे होती है? क्या आसमान में कोई समंदर या नदी है? तो दादी माँ मुस्कुराते हुए कहती है, आसमान में समंदर तुम्हारे बाप ने रखा है क्या? तो ये सुनकर बच्ची फिर से पूछती है, तो फिर ऊपर से कोई पानी डालता है क्या? जिस पर दादी माँ हंसते हुए कहती है, अरे बेटा ये एक जादू है जो अभी तुमको समझ में नहीं आएगा। लेकिन तभी वो बच्ची मुंह बनाकर कहती है कि ये जादू वादू कहीं नहीं होता दादी, माँ ने मुझे बताया था। तो दादी उससे कहती है, अरे बेटा कहीं पर भी क्यों, हमारे ही गांव में एक बार बहुत बड़ी जादुई चीज हुई थी और उस मैजिक के बारे में हमारे और आसपास के गांव वाले सभी लोग जानते हैं। तो इस तरह अब वो अपनी पोती को वही कहानी सुनाने लगती है, जिसके बाद सीन फ्लैशबैक में चला जाता है और यहाँ से शुरू होती है इस मूवी की असली कहानी। अब यहाँ हमें 3 टीनेज बेस्ट फ्रेंड्स को दिखाया जाता है जिनका नाम होता है रोशन, कार्तिक और मधु। अब हमें पता चलता है कि इनका ना तो स्कूल होता है और ना ही कॉलेज और ना ही कोई काम धंधा। पूरे दिन बस ये इधर उधर घूमकर आवारागर्दी करते रहते हैं और जब जी चाहा तब एक दूसरे के घर में आकर सो जाते हैं। मतलब कभी रोशन के घर में, कभी कार्तिक के घर में, तो कभी मधु के घर में। इस तरह हम देखते हैं कि ये तीनों रोशन के घर में सोए हुए होते हैं। तभी सुबह सुबह उठकर कार्तिक और मधु वापस अपने घर पर जाने लगते हैं, पर रोशन के घर के पास एक बूढ़ा आदमी बैठा होता है जो इन दोनों से कहता है कि अरे बेटा जो तुम लोग पिक्चर देखते हो वो मुझे भी दिखाओ। तो मधु कहता है, ऐसी पिक्चर्स तुम नहीं देख सकते ताऊ। लेकिन फिर भी जब वो बूढ़ा आदमी जिद करता है तो मधु उस आदमी को एक सीडी का पोस्टर दिखाकर 10 रुपए मांगने लगता है, जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी हंसते हुए पैसे दे देता है। अब दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये लोग असल में एडल्ट मूवीज की बात कर रहे थे। खैर अब थोड़ी देर के बाद कार्तिक और मधु किसी जगह पर रोशन का इंतजार कर रहे होते हैं और तभी रोशन इन दोनों के पास आकर कहता है, आज मैं तुम लोगों के साथ नहीं आ सकता, माँ ने मुझे एक काम दिया है। तो मधु चिढ़कर कहता है, अरे वॉचमैन की नौकरी तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा, चुपचाप चलो। इस तरह से ये तीनों भागते हुए कहीं पर पहुंच जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि चोरी चुपके किसी के घर में घुसकर कार्तिक और मधु एक बाथरूम में झांकने लगते हैं और वहाँ कोई औरत नहा रही होती है और इसी बीच रोशन बाहर पहरेदार बनकर खड़ा होता है। यानी हर रोज ये तीनों बस यही काम करते हैं। लेकिन इस बीच हम ये भी नोटिस करते हैं कि रोशन को ये सारी चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, बस ये दोस्ती यारी के चक्कर में इनके साथ यहाँ पर आ जाता है। खैर अब शाम को मधु इन दोनों से कहता है, अरे यार हम खुद क्यों ना वीडियो बना लें, देखो हर वीडियो के 2000 रुपए मिलेंगे तो 10 वीडियो का 20,000 हो जाएगा। लेकिन रोशन और कार्तिक उसकी नहीं मानते, पर तभी मधु इन दोनों को गांव की हर लड़की के नहाने का टाइम टेबल बताने लगता है, सुबह से लेकर शाम तक, और कहता है हमारे पास कंटेंट ही कंटेंट है, बस कैमरा की कमी है। अब रोशन को ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, जबकि कार्तिक मधु से कहता है तुम वीडियो बनाना और मैं एडिट करूंगा। तो इसीलिए अब उसी रात ये तीनों रोशन के घर पर जाकर उसके पिता से कैमरे को खरीदने के लिए पैसे मांगते हैं। तो रोशन के पिता को लगता है कि ये तीनों असल में शॉर्ट फिल्म बनाने वाले हैं, इसलिए कैमरे के बारे में पूछ रहे हैं। इस बीच कैमरे की कीमत पूछने पर मधु उससे कहता है कि अंकल हमें 20,000 रुपए चाहिए। तो ये सुनकर रोशन के पिता का खाना उनके मुंह में ही अटक जाता है। लेकिन फिर वो पूछता है कि वैसे तुम लोग कैसी वीडियो बनाओगे? तो मधु एकदम से कहता है, अरे कुछ दिनों के बाद गणेश चतुर्थी है ना, इसलिए पहले हम लोग उसी की वीडियो बनाएंगे। आखिर हमारे गांव के कल्चर के बारे में सभी को पता चलना चाहिए कि कैसे हम लोग फेस्टिवल मनाते हैं, और साथ ही ये सब कुछ बहुत ही ट्रेडिशनल होगा अंकल जी। तो इस तरह अब रोशन का पिता कहता है कि मेरे पास तो इतने पैसे हैं नहीं, लेकिन तुम लोग एक काम करो, गांव में चंदा इकट्ठा करके पहले थोड़े पैसों से गणेश जी की मूर्ति खरीदो और फिर जो पैसे बचे उनसे तुम लोग कैमरा खरीद लो और फिर उसी कैमरे से वीडियो भी बनाओ। इस बीच बाकी का खर्चा मैं देख लूंगा। अब इसी गांव में एक अमीर जमींदार होता है, जिसे जब पता चलता है कि इनके गांव में ये 3 लड़के गणेश चतुर्थी मना रहे हैं
तो इसको इस चीज से दिक्कत शुरू हो जाती है और फिर हमें इसकी वजह भी पता चल जाती है। असल में इस गांव में गणेश चतुर्थी फेस्टिवल को लेकर बहुत ही तगड़ा कंपटीशन होता है। यानी जो कोई भी फेस्टिवल अच्छे से मनाता है पूरे गांव में उसकी वाहवाही होती है। साथ ही इस गांव का एक और ट्रेडिशन होता है कि जो कोई भी आदमी इस गांव में गणेश जी की मूर्ति रखता है उसे अपना वाहन भी इसी गांव से लेना होगा। खैर, जमींदार को पता होता है कि गणेश जी के फेस्टिवल में वाहन के नाम पर ट्रैक्टर्स इस्तेमाल होते हैं और उसके पास काफी सारे ट्रैक्टर्स हैं। इसलिए अब वो डिसाइड करता है कि जब वो तीनों लड़के ट्रैक्टर्स के लिए उसके पास आएंगे तो वो अपने ट्रैक्टर नहीं देगा। लेकिन असल में जमींदार को दिक्कत इन तीनों से नहीं होती, बल्कि उसकी असली दुश्मनी तो रोशन के पिता से होती है, क्योंकि ये दोनों ही गांव के सरपंच बनना चाहते हैं। खैर, इसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों चंदे की मदद से एक छोटी सी गणेश जी की मूर्ति खरीद लेते हैं। फिर उसी रात रोशन का पिता उससे पूछता है कि तुम लोगों का एक काम तो हो गया, अब गाड़ी का क्या करोगे? तो ये तीनों कहते हैं करेंगे क्या, बगल वाले गांव से एक ट्रैक्टर ले आएंगे। लेकिन तभी रोशन का पिता कहता है कि नहीं नहीं, इस गांव में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर मूर्ति इस गांव की होगी तो गाड़ी भी इसी गांव की रहेगी। और जब तुम तीनों गणेश जी के आशीर्वाद से यहाँ तक आ पहुँचे हो तो खुद एक गाड़ी का भी इंतजाम कर लो। जिस पर ये तीनों कहते हैं ठीक है, अभी तो पूरा एक हफ्ता है, हम एडजस्ट कर लेंगे। अब ये तीनों ऐसा कह तो देते हैं, लेकिन बाद में सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर गाड़ी का इंतजाम कैसे करें। असल में इन तीनों को जमींदार के बारे में पता था कि गांव में हम गणेश जी की मूर्ति लेकर आ रहे हैं, तो अब वो चिढ़कर हमें ट्रैक्टर नहीं देगा। लेकिन तभी कार्तिक को एक आइडिया आता है और वो कहता है कि तुम दोनों टेंशन मत लो, मेरे पास एक जुगाड़ है। वो कहता है कि दरअसल मेरे दादाजी की एक बहुत ही पुरानी बाइक घर पर पड़ी है, इसलिए बस हमें उसे रिपेयर करवाना होगा, बाकी अपना काम हो जाएगा और गणेश जी को भी अपनी सवारी मिल जाएगी। तो इस तरह अब सुबह होने के बाद ये तीनों दादाजी की बाइक को देखने जाते हैं, जो कि देखने में बहुत ही पुरानी और खस्ता हाल लगती है। लेकिन फिर भी ये लोग एक मैकेनिक को बुलाकर इस बाइक को रिपेयर करवाने लगते हैं और फाइनली ये बाइक रिपेयर हो जाती है। इसके बाद ये तीनों इसका नाम रखने की सोचते हैं और फिर नाम रखते हैं टुक टुक, जो कि एक स्कूटर कम और ऑटो रिक्शा ज्यादा नजर आती है। फिर आखिर में रात को सोते वक्त रोशन कार्तिक और मधु से कहता है, भाई लोग, अब तक तो सब कुछ अच्छा ही हुआ और जब तक ये फेस्टिवल खत्म होगा तब तक हमारे पास और भी पैसे जमा हो जाएंगे, तो क्या हम उन पैसों से कुछ और नहीं कर सकते? मतलब क्या वो कैमरा खरीद कर गंदे काम करना ही जरूरी है? तो कार्तिक और मधु उसकी बात को नहीं मानते और कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास पैसे कमाने का कोई दूसरा आइडिया है तो बताओ। तो इस बात पर रोशन चुप हो जाता है और फिर अगले दिन हम देखते हैं कि वो फेस्टिवल शुरू हो जाता है और ये तीनों धूमधाम से एंजॉय करने लगते हैं। इस तरह अब ये 3-4 दिन तक इसी बाइक को गणेश जी की सवारी बनाकर सारा गांव घुमाने लगते हैं, क्योंकि ये इनका ट्रेडिशन था। फिर आखिर में फेस्टिवल खत्म हो जाता है और इन तीनों के पास थोड़े बहुत पैसे भी आ जाते हैं। लेकिन जब उस रात रोशन सो रहा होता है तभी अचानक उसकी आंख खुल जाती है और वो देखता है कि उस गाड़ी की लाइट अपने आप ऑन हो गई है। अब रोशन इस चीज को ऑब्जर्व करके उस बाइक के पास जाकर देखने लगता है, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आता। तो वो सोचने लगता है कि शायद वायरिंग लूज हो गई होगी। इसके बाद जब रोशन सुबह उठकर नोटिस करता है तो उसके होश उड़ जाते हैं और वो इस बारे में अपने दोस्तों को बताने लगता है। असल में बात ये होती है कि रोशन ने कल रात इस गाड़ी को दूसरी तरफ घुमाकर रखा था, लेकिन सुबह होने के बाद वो गाड़ी दूसरी तरफ घूमी हुई थी। फिर जब उसने अपने पिता से पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने तो गाड़ी को छुआ भी नहीं। लेकिन कार्तिक और मधु उसकी बात पर भरोसा नहीं करते और कहते हैं कि कई दिन से तुम ठीक से सोए नहीं हो, इसलिए तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। आखिर गाड़ी खुद कैसे घूम सकती है? हो सकता है कि कल रात तुमने इसे ऐसे ही रखा हो और नींद में भूल गए हो। फिर अगले दिन से ये लोग अपने उसी काम पर लग जाते हैं, यानी कार्तिक और मधु किसी की बाथरूम में जाकर झांकने लगते हैं, जबकि रोशन बाहर पहरेदारी करता रहता है। अब इसी बीच अचानक रोशन को अपनी गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनाई देती है और वो फटाफट से उस गाड़ी के पास भागने लगता है। ये देखकर अब कार्तिक और मधु भी रोशन के पीछे पीछे दौड़ पड़ते हैं, लेकिन घर के पास पहुंचकर वो देखते हैं कि पास में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो शायद इन्हीं बच्चों ने गाड़ी का हॉर्न बजाया होगा। अब ये देखकर कार्तिक और मधु रोशन को डांटने लगते हैं कि बेवजह हमें डरा दिया। इसके बाद रोशन इस गाड़ी को परफेक्टली मेजर करके राइट साइड घुमाकर रखता है और रात भर जागा ही रहता है, ताकि अगर गाड़ी में कोई हरकत हो तो वो देख सके। और देखते ही देखते सुबह हो जाती है और उस गाड़ी का पोजीशन एग्जैक्टली वैसा ही रहता है जिस तरह से रोशन ने कल रखा था। अब ये देखकर रोशन समझ जाता है कि शायद मुझसे ही कोई गलतफहमी हुई होगी, लेकिन तभी शॉकिंगली थोड़ी देर बाद वो गाड़ी अपने आप हरकत करने लगती है, यानी वो अपने आप लेफ्ट साइड घूम जाती है। और ये देखकर अब रोशन के होश उड़ जाते हैं और वो देखता ही रह जाता है। दरअसल बात यह है कि जिस साइड से सूरज उगता है
वो गाड़ी उस तरफ घूम जाती है। इसके बाद रोशन बहुत देर तक उसी गाड़ी के पास खड़ा रहता है और सोचता है कि ये गाड़ी इस बार क्या मूव करेगी, लेकिन काफी देर तक देखने पर भी वो गाड़ी कोई हरकत नहीं करती। फिर थोड़ी देर बाद रोशन अपने दोनों फ्रेंड्स को अपने घर पर बुलाकर दोबारा इस गाड़ी को राइट साइड घुमाकर रख देता है। वो कहता है कि तुमने देखा ना कि फिलहाल इस गाड़ी का पोजीशन कैसा है, चलो आज रात तुम दोनों मेरे घर पर ही सो जाओ, फिर सुबह उठकर देखना मैं तुमको एक जादू दिखाता हूँ। तो इस तरह अब ये दोनों भी आज रोशन के घर पर ही सो जाते हैं। अब रोशन रात को अलार्म लगाता है और सुबह 5 बजे उसकी आवाज से जाग जाता है। इसके बाद वो उन दोनों को भी उठा देता है। तो इस तरह अब ये तीनों सुबह 5 बजे से लेकर उस गाड़ी को लगातार ताकते रहते हैं। इसी बीच ये दोनों कहते हैं कि भाई सो जाने दे, इतनी सुबह उठने की आदत नहीं है। लेकिन रोशन ना तो खुद सोता है और ना ही दोनों को सोने देता है। और फिर जब फाइनली सूरज उगने वाला होता है तो रोशन इन दोनों को अलर्ट कर देता है कि अब देखो जादू। और फिर हम देखते हैं कि जब सूरज की किरणें इस गाड़ी पर पड़ती हैं तो वो गाड़ी अपने आप सूरज की तरफ घूम जाती है। अब ये देखकर कार्तिक और मधु भी शॉक्ड रह जाते हैं और कहते हैं कि अरे यार, ये गाड़ी अपने आप कैसे घूम सकती है। तो रोशन कहता है अब तुम दोनों ये वीडियो वाला फालतू काम छोड़ो, क्योंकि यही टुक टुक हमें पैसे कमाकर देने वाली है। वो कहता है कि मुझे लगता है कि इस टुक टुक में भगवान गणेश जी आ चुके हैं, इसलिए अब हम लोगों को यही बताकर और ये जादू दिखाकर पैसे कमाएंगे। देखना अब हमारी टुक टुक का मंदिर बनेगा। अब मधु कहता है हाँ तुमने सच कहा, लगता है ये टुक टुक हमारे लिए ही आई है। अब उसका ऐसा कहना ही था कि उस गाड़ी का हैंडल राइट साइड घूम जाता है और ये चीज रोशन और मधु तो ऑब्जर्व नहीं कर पाते। लेकिन कार्तिक ये देखकर इन दोनों से कहता है भाई अभी अभी इसने अपना सिर हिलाया। अरे मधु, तुमने जो कहा वो दोबारा कहो। तो मधु के दोबारा कहने पर गाड़ी का हैंडल दोबारा राइट साइड घूमता है, जिसे देखकर ये तीनों समझ जाते हैं कि गाड़ी हमसे बात भी कर रही है। फिर रोशन पूछता है क्या तुम भगवान हो? तो वो गाड़ी ना का जवाब देती है, यानी इसका हैंडल राइट साइड घूमता है तो ना होता है, लेफ्ट साइड घूमे तो यस होता है। अब मधु पूछता है क्या मेरी फैमिली सेफ है? तो गाड़ी हाँ में जवाब देती है। अब ये तीनों समझ जाते हैं कि इस गाड़ी को सब कुछ पता है, इसलिए अब ये गांव के एक आदमी को बुलाकर कहते हैं इस गाड़ी में भगवान आए हैं, तुम जो भी सवाल करो ये गाड़ी जवाब देगी। तो ये सुनने के बाद पहले तो वो आदमी यकीन ही नहीं करता, लेकिन बाद में कुछ सवाल पूछने पर ये गाड़ी हाँ या ना का जवाब देती है। फिर उसके बाद क्या था, दूसरे दिन सुबह सवेरे गांव के सारे लोग रोशन के घर के पास जमा हो जाते हैं। फिर ये तीनों उस गाड़ी को दोबारा राइट साइड घुमाकर रखते हैं और जैसे ही सूरज उगने वाला होता है तो ये गाड़ी सूरज की तरफ घूम जाती है, जिसके बाद सारे गांव वाले शॉक हो जाते हैं और यही समझ लेते हैं कि इस गाड़ी के अंदर भगवान जी हैं और फिर वो अपने हाथ जोड़ लेते हैं। इसके बाद रोशन अपने घर के सामने ही एक छोटा सा टेंट लगाकर गांव वालों से टिकट लेते हुए उस टुक टुक के पास भेजने लगता है उनके सवालों का जवाब दिलवाने के लिए, जिसके बाद इन लोगों के पास पैसा ही पैसा होता है। अब इसी बीच ये तीनों ये भी सोच लेते हैं कि हम आसपास के गांव में जाकर भी हमारी टुक टुक का मैजिक दिखाएंगे। वो हमारे गांव में नहीं आ सकते, लेकिन हम तो अलग अलग गांव में जा सकते हैं, है ना? तो इस तरह से ये अपनी टुक टुक को लेकर आसपास के गांव में घूमने लगते हैं और देखते ही देखते ये टुक टुक बहुत फेमस हो जाती है और ये सारी चीजें देखकर उस गांव के जमींदार की जलन शुरू हो जाती है। इसके बाद वो अपने आदमियों से कहता है कि तुम लोग उस बूढ़े इंजीनियर को बुलाओ और उसे वहां भेजकर पता करो कि आखिर उस गाड़ी में इन लोगों ने क्या लगाया है। तो इस तरह से एक बूढ़ा आदमी अपने बारे में जानने के बहाने इस टुक टुक के पास आकर उसका अच्छे से इंस्पेक्शन करने लगता है। लेकिन इस चीज को ये तीनों दोस्त समझ जाते हैं और उससे कहते हैं कि अरे ताऊ, तुम जितना भी ढूंढो इस गाड़ी के अंदर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, जाओ जाकर उसे बता दो। तो वो बूढ़ा आदमी इन तीनों लड़कों को कुछ भी नहीं कहता, बस मुस्कुराकर वहाँ से चुपचाप चला जाता है। थोड़ी देर बाद उन पैसों से मधु एक कैमरे वाला फोन खरीद लेता है। वो कार्तिक को चुपचाप बाहर बुलाने लगता है और उससे कहता है कि चलो हम दोनों वीडियोस बनाते हैं। इस तरह अब ये बात रोशन को ना बताते हुए ये दोनों चुपचाप वहाँ से खिसक लेते हैं, क्योंकि रोशन को बताएंगे तो वो रोकेगा। फिर इस तरह से मधु किसी के बाथरूम के बाहर जाकर वो वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगता है, जबकि इस बार कार्तिक पहरेदारी करता रहता है। लेकिन तभी उधर उस टुक टुक के टेंट पर बहुत ही हंगामा होने लगता है। उसकी लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती हैं और जोर से हवाएं चलने लगती हैं। अब देखते ही देखते टुक टुक अपने टेंट से निकलकर बाहर जाने लगती है और ये देखकर रोशन भी उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ता है। फिर वो गाड़ी एग्जैक्टली उसी जगह पर आकर रुकती है जहाँ कार्तिक और मधु होते हैं। अब रोशन इन दोनों को देखकर शॉक में रह जाता है, यानी वो गाड़ी रोशन को जानबूझकर यहाँ लाती है ताकि इन दोनों का कारनामा दिखा सके। तो अब रोशन मधु को बहुत मारता है और कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि ये सारी चीजें अब नहीं होंगी।
तो इसी हाथापाई के दौरान वो बूढ़ा आदमी अचानक इन तीनों के पास आकर कहता है, मुझे उस दिन ही पता लग गया था कि ये कोई मामूली गाड़ी नहीं है, इसलिए बेटा तुम तीनों अपनी जान बचा लो। इसके बाद वापस टेंट पर आकर जब मधु अपना फोन लेकर वीडियो चेक करता है तो शॉकिंगली उसमें वो वीडियो नहीं होती जो ये रिकॉर्ड कर रहा था, मतलब वो डिलीट हो चुकी थी। इससे ये तीनों समझ जाते हैं कि ये वीडियोस बनाना इस टुक टुक को बिल्कुल भी पसंद नहीं। फिर इसके बारे में और जानने के लिए ये तीनों उसके साथ चार्ली चार्ली गेम खेलने लगते हैं, जिसमें ये उससे एक स्लेट पर यस और नो का ऑप्शन लिखकर पूछते हैं कि क्या तुम कोई गॉड स्पिरिट हो, तो यस का रिजल्ट आता है और फिर अचानक वो गाड़ी अपने आप ऑन होकर टेंट से बाहर निकल जाती है, जिसके बाद ये तीनों भागने लगते हैं और वो गाड़ी इनका पीछा करने लगती है। अब ये तीनों समझ जाते हैं कि इस गाड़ी की आत्मा हमें मारने वाली है, लेकिन फिर बहुत दूर तक लड़कों का पीछा करने के बाद वो गाड़ी रुक जाती है और हमें पता चलता है कि असल में गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया था। तो इसके बाद ये तीनों डरते हुए उस गाड़ी को वापस गैराज में ले आते हैं, जहां मधु तो डर के मारे उस गाड़ी को थैंक यू बोलने के लिए 500 का नोट उस गाड़ी में रख देता है। अब रात होने के बाद ये तीनों यही सोचने लगते हैं कि आखिर उस गाड़ी में किसकी आत्मा है। हम तो उस आत्मा को भगवान मान बैठे, ऐसे तो अगर कुछ और दिन गुजर जाते तो हम तीनों मर चुके होते। तो रोशन कहता है, फालतू की बातें मत करो, मुझे लगता है कि वो एक अच्छी आत्मा है, क्योंकि अगर वो हमें मारना चाहती तो कब का मार देती, और फिर वो हमें इतने सारे पैसे कमाकर क्यों देती है। फिर वहीं दूसरी तरफ गाँव के जमींदार को पता चलता है कि उन तीनों लड़कों की गाड़ी ने खुद उन तीनों को भगा दिया। इसके बाद वो अपने एक आदमी को पेट्रोल देकर कहता है, ये जाकर उस गाड़ी में डाल दो, फिर इन तीनों को देखता हूँ कि कैसे उछल कूद करते हैं। इस तरह अब वो आदमी जाकर उस गाड़ी की पेट्रोल टैंक भर देता है। फिर सुबह होने के बाद जब मधु अपनी नींद से जागता है तो वो किसी चीज को देखकर शॉक में रह जाता है। असल में उसने कल जो 500 का नोट गाड़ी में रखा था, वही नोट अब मधु के पास उड़ते हुए आ जाता है। फिर ये तीनों उस गैराज के पास जाकर देखते हैं तो टुक टुक वहाँ मौजूद नहीं होती। फिर उन्हें पता चलता है कि गाड़ी तो रोशन के घर के बाहर जो टेंट लगा था वापस वहीं पर जाकर शांति से खड़ी होती है। ये देखकर तीनों हैरान हो जाते हैं कि ये आत्मा इतना जल्दी हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। इसके बाद मधु फौरन उस गाड़ी के पास आकर उससे सॉरी बोलता है कि दोबारा ऐसे वीडियोस नहीं बनाऊंगा, प्लीज हमें छोड़ दो। फिर रोशन पूछता है, आखिर कौन हो तुम, हमारे पास क्यों आई, कैसे आई। फिर वो पूछता है कि क्या जिस तरह से तुमने हमारी मदद की, अगर वैसे ही हम भी तुम्हारी मदद करें तो तुम हमें छोड़कर चली जाओगी ना। तो वो गाड़ी हाँ में जवाब देती है। फिर मधु पूछता है, तुम कौन से जेंडर की भूत हो, लेडीज हो। तो वो गाड़ी हाँ में जवाब देती है। रोशन पूछता है, क्या तुम्हारा घर इसी गांव में है, क्या तुम हमें तुम्हारे घर के पास ले जाओगी। तो ये सुनते ही वो गाड़ी एकदम से ऑन होकर उन तीनों को अपने घर के पास ले जाती है। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद ये तीनों एक घर के पास आते हैं, जहाँ दीवार पर एक लड़की की फोटो टंगी होती है। तभी अचानक उस घर की औरत किचन से बाहर आकर इनसे कहती है, तुम तीनों डायरेक्टली घर के अंदर क्यों आ गए, कौन हो तुम लोग। अब उस घर में उस औरत का पति भी होता है, जिसका नाम था राजू। फिर रोशन उस लड़की की फोटो देखकर पूछता है कि अंकल ये लड़की कौन है। तो राजू कहता है, वो हमारी बेटी शिल्पा है। रोशन पूछता है, वो अब कहाँ पर है। तो राजू कहता है, पता नहीं कहाँ पर है, एक दिन घर से चली गई बस। अब ये तीनों राजू और उसकी वाइफ को सच नहीं बताते कि उनकी बेटी मर चुकी है। वो बस यही कहते हैं कि हम घर घर जाकर लोगों का फ्यूचर बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए अगर आपको हमारी गाड़ी से कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। अब पहले तो ये हस्बैंड वाइफ मना करते हैं कि हमें इन चीजों पर भरोसा नहीं, इसलिए तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि राजू की बीवी उस गाड़ी के पास आकर पूछती है, क्या मेरी बेटी अच्छी है, सही सलामत तो है। तो गाड़ी हाँ में जवाब देती है। अब वहाँ से बाहर आकर ये तीनों उस गाड़ी से बात करने लगते हैं कि तुम्हारे घर वालों को तो ये तक नहीं पता कि तुम मर चुकी हो, आखिर ये कैसे पॉसिबल है, आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है, ये हम कैसे पता करें। क्या इस गांव में तुम्हारा कोई फ्रेंड है जो हमें तुम्हारे बारे में बता सके। इस तरह अब टुक टुक हाँ में जवाब देते हुए उन्हें शिल्पा के 2 फ्रेंड्स के पास ले जाती है। फिलहाल शिल्पा की इन दोनों फ्रेंड्स की शादी हो चुकी होती है। तो ये तीनों उनसे कहते हैं कि तुम्हारी शिल्पा की आत्मा इस टुक टुक में है। तो वो दोनों कहती हैं कि तुम तीनों इतने दिनों तक यही कहते रहे कि इस गाड़ी में भगवान रहते हैं, और अब कह रहे हो कि इस गाड़ी में शिल्पा की आत्मा रहती है। तो ये तीनों कहते हैं कि अरे दीदी, हमें पहले यही लगा था कि फेस्टिवल के बाद से ही गणेश जी इसमें आ गए होंगे, लेकिन फिर खुद शिल्पा ने हमें उसका घर दिखाया, आज आप लोगों तक पहुंचाया। लेकिन अगर फिर भी आपको यकीन नहीं तो शिल्पा से ऐसा सवाल पूछो जो सिर्फ आप दोनों जानती हो। तो अब शिल्पा की फ्रेंड कहती है, कॉलेज होने के बाद हम तीनों एक जगह पर मुलाकात करते थे, तो क्या तुम उस प्लेस के बारे में जानती हो कि हमारा वो सीक्रेट प्लेस कहाँ पर है। तो इस तरह अब टुक टुक यानी शिल्पा की आत्मा
उन सभी को एक बड़े से पेड़ के पास ले जाती है और तब जाकर शिल्पा की उन दोनों फ्रेंड्स को यकीन होता है कि ये सच है। उसके बाद क्या था, शिल्पा की दोनों फ्रेंड्स इन तीनों को शिल्पा की कहानी बताने लगते हैं, जिसके बाद सीन फ्लैशबैक में चला जाता है। हम देखते हैं कि शिल्पा और उसके दोनों फ्रेंड्स बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, जहाँ पर भी जाते हैं ये साथ जाते हैं। खैर, इस बीच हमें ये पता चलता है कि इस गाँव में एक छोटा सा स्कूल होता है, जहाँ मास्टर जी उन बच्चों को हर रोज एक ही टेबल पढ़ाते रहते हैं और ढेर सारा होमवर्क देकर दूसरी क्लास में जाकर सो जाते हैं। इस बीच शिल्पा और उसके दोनों फ्रेंड्स मौका पाकर उस क्लासरूम में आते हैं और इन बच्चों को इंग्लिश पढ़ाने लगते हैं, जहाँ शिल्पा बच्चों से कहती है, कल हमने क्या वर्ड सीखा था? सॉरी, मतलब माफी मांगना। तो आज हम एक नया वर्ड सीखेंगे, थैंक यू, मतलब शुक्रिया अदा करना। इस तरह वो थैंक यू के काफी सारे एग्जाम्पल्स भी देने लगती है कि कब थैंक यू बोलना है, किस सिचुएशन पर बोलना है और कैसे बोलना है। खैर, इस बीच हमें दिखाया जाता है कि किसी ने गांव के कुछ घरों की दीवारों पर शिल्पा के ही स्केचेस ड्रॉ करके रखे होते हैं, जैसे शिल्पा की आंखें, शिल्पा के पैर, शिल्पा के हाथ, जिसे देखकर शिल्पा और उसकी फ्रेंड्स यही सोचने लगते हैं कि आखिर इन स्केचेस को कौन ड्रॉ कर रहा है, आखिर किसकी इतनी हिम्मत है, हमें पता करना ही पड़ेगा। फिर दूसरे दिन जब ये तीनों अपने कॉलेज जा रहे होते हैं तो रोज की तरह उसी रास्ते से नवीन नाम का एक दूध वाला अपनी बाइक से गुजरता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये नवीन असल में शिल्पा से बहुत प्यार करता है। ठीक वैसे ही कॉलेज खत्म होने के बाद ये तीनों सहेलियां जब घर वापस जाने लगती हैं तो शिल्पा भी इसी बीच नवीन का इंतजार करने लगती है। तब शिल्पा की फ्रेंड्स उससे पूछती हैं, अरे शिल्पा, उस दूध वाले से क्या काम है तुमको? चलो जल्दी घर चलते हैं वरना दिन ढल जाएगा। फिर जब नवीन वहाँ से गुजरने लगता है तो शिल्पा नवीन को रोकने लगती है। अब शिल्पा पूछती है, क्या तुम मुझे गाड़ी चलाना सिखाओगे? मतलब जब टाइम मिलेगा तब सिखा दो। तो नवीन इस बात पर चुप हो जाता है क्योंकि वो इस तरह रोकने से काफी हैरान था। लेकिन तभी शिल्पा वापस कहती है कि अच्छा एक काम करो, फिलहाल मुझे अपनी गाड़ी पर एक राउंड घुमा दो। तो इस तरह हम देखते हैं कि अब नवीन शिल्पा को अपनी गाड़ी पर बैठाकर हल्के से एक राउंड घुमाने लगता है। फिर दूसरे दिन से नवीन शिल्पा की दूसरी गली के पास आकर हॉर्न बजाने लगता है, जिसकी आवाज सुनते ही शिल्पा बहुत खुश होकर अपने दोनों फ्रेंड्स को लेकर नवीन के पास भागते हुए पहुंच जाती है और इसके बाद नवीन शिल्पा को गाड़ी चलाना सिखाने लगता है। अब इसी बीच इन दोनों में प्यार भी शुरू हो जाता है और ये एक दूसरे को चाहने लगते हैं। इसके बाद एक दिन शिल्पा ऐसे ही नवीन से मुलाकात करने के लिए आती है तो नवीन उससे पूछता है कि क्या तुम आज गाड़ी नहीं चलाओगी, बस ऐसे ही बैठी रहोगी? तो शिल्पा कहती है, आज गाड़ी नहीं चलानी चाहिए मुझे, मैं अछूत हूँ ना। तो इस तरह नवीन को पता चलता है कि इस वक्त शिल्पा के पीरियड्स हैं और इनके गांव में यही रिवाज होता है कि जो कोई भी लड़की जब पीरियड्स से होगी तो किसी चीज को नहीं छुएगी और ना ही अपने घर से बाहर जाएगी और यहाँ तक कि वो अपने हाथ से पानी भी लेकर नहीं पिएगी। लेकिन नवीन इन सारी चीजों को नहीं मानता, इसलिए अब वो जानबूझकर शिल्पा का हाथ पकड़कर कहता है, तुम भी अपनी चप्पल उतारकर जमीन पर अपने पैर रखो और कहो कि क्या जमीन ने हमें छुआ या हमने जमीन को छुआ, क्या तुमने जमीन को अछूत कर दिया? तो नवीन की ये सोच देखकर शिल्पा को एहसास हो जाता है कि नवीन से प्यार करके उसने कोई गलती नहीं की, वो एक अच्छा लड़का है जो सही गलत में फर्क जानता है। खैर, इसलिए जब दूसरे दिन शिल्पा रेडी होकर बाहर जाने वाली होती है तभी उसकी माँ उसे रोकते हुए कहती है कि ये क्या कर रही हो, अभी तुम्हारा तीसरा दिन है, 5 दिन तक तुम बाहर नहीं जाओगी वरना अपशगुन होता है। तो शिल्पा कहती है, अरे माँ ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सब कहने की बातें हैं, मैं बिना बाहर घूमे नहीं रह सकती, हर महीने में 5 दिन घर में रहना होगा, यानी साल में 60 दिन तक घर में रहना होगा, ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा माँ, इसलिए आप बैठो घर में, मैं तो जा रही हूँ, बाय बाय। इस तरह वो वहाँ से निकल जाती है। फिर कुछ दिनों बाद राजू यानी वही शिल्पा का फादर एक बाइक खरीदता है, लेकिन दिक्कत ये होती है कि उसे उस बाइक को स्टार्ट करना ही नहीं आता। इसलिए जब शिल्पा ये देखती है तो वो फौरन अपने पिता के पास जाकर गाड़ी को ऑन कर देती है, जिसे देखकर राजू हैरान हो जाता है और पूछता है कि आखिर तुमने ये कहाँ से सीखा, जिस पर शिल्पा कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से हंसते हुए चली जाती है। फिर उसी रात हम देखते हैं कि नवीन शिल्पा की गली के पास आकर हॉर्न बजाने लगता है और ये सुनकर शिल्पा शॉक में रह जाती है कि इतनी रात को नवीन घर के पास क्यों आया होगा। इस तरह जब शिल्पा बाहर जाने वाली होती है तभी हम देखते हैं कि उसके घर के बाहर ऑलरेडी उसकी दोनों फ्रेंड्स खड़ी होती हैं। अब वो उससे कहती हैं कि तुम अकेली कैसे जाओगी, इसलिए हम दोनों तुम्हारे साथ आ रहे हैं, और वैसे भी इतनी रात को ये नवीन यहाँ क्यों आया है? तो शिल्पा कहती है, अरे मुझे क्या पता, चलो एक बार देख कर आते हैं। इस तरह जब शिल्पा नवीन से मिलने के लिए जाती है तो वहाँ उसे पता चलता है कि नवीन का शिल्पा को हक करने का मन कर रहा था, इसलिए वो यहाँ पर आया था। अब दूसरे दिन शिल्पा की एक फ्रेंड को लड़के वाले देखने के लिए आते हैं और जब ये बात शिल्पा को पता चलती है तो वो फौरन अपनी फ्रेंड के पास जाकर वहाँ मौजूद सभी बड़े लोगों
से कहती है, क्या आप लोगों ने कभी उस लड़की से पूछा कि वो शादी करना चाहती है या नहीं? तो आप बिना उसकी मर्जी से उसकी शादी कैसे करवा सकते हैं? अब यहाँ हम देखते हैं कि वहाँ शिल्पा का पिता राजू भी मौजूद होता है, जो शिल्पा को ये सब करते हुए देखकर हैरान हो जाता है। असल में बात यह है कि कुछ दिन पहले शिल्पा की इसी फ्रेंड ने उसे कहा था कि यार कुछ दिनों बाद मुझे लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं, लेकिन मैं अभी शादी करना नहीं चाहती। तो इसीलिए शिल्पा आज यहाँ आकर अपनी फ्रेंड की तरफ से बात करने लगती है ताकि उसके घर वाले उसकी शादी जबरदस्ती ना करें। खैर सभी चुपचाप खड़े खड़े सब सुन रहे होते हैं और तभी इतने में शिल्पा अपनी फ्रेंड से कहती है, अरे बोल दो तुम सभी को कि अभी तुम ये शादी नहीं करना चाहती। लेकिन शिल्पा की वो फ्रेंड अपने घर वालों के डर से हाँ में जवाब देने लगती है और कहती है कि मैं ये शादी करना चाहती हूँ। तो ये सुनकर अब शिल्पा के होश उड़ जाते हैं और इस तरह सभी गांव वालों के सामने उसकी इज्जत चली जाती है, जिस वजह से वो बहुत शर्मिंदा होने लगती है। साथ ही गांव वाले अब यही सोचने लगते हैं कि जरूर शिल्पा का किसी से कोई चक्कर चल रहा है, जिस वजह से वो ये सब कर रही है ताकि उसके घर वाले भी उसके साथ जबरदस्ती ना करें। खैर अब प्रेजेंट में शिल्पा की वो दोनों फ्रेंड्स कहती हैं, वो लास्ट टाइम था जब हमने शिल्पा को देखा था, उसके बाद वो हमें नहीं दिखी। अब ये तीनों पूछते हैं, अरे ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? आखिर एकदम से शिल्पा कैसे गायब हो गई? तो वहाँ हमें दिखाया जाता है कि उस वक्त जब शिल्पा नहा रही होती है तो एक पागल छोटा बच्चा शिल्पा की बाथरूम में झांकते हुए वही सारी चीजें दीवार पर स्केचेस बनाने लगता है। यानी असल में वो स्केचेस बनाने वाला यही लड़का होता है और ये लड़का उसी स्कूल का होता है जिस स्कूल में शिल्पा ने पढ़ाया था सॉरी एंड थैंक यू। अब इसी बीच वो लड़का एक दिन शिल्पा को नहाते वक्त बिना कपड़ों के देख लेता है और फिर ठीक वैसी ही तस्वीर उस दीवार पर जाकर बनाने लगता है। फिर सुबह होने के बाद जब उस मोहल्ले के सारे लोग उस दीवार के पास जमा होते हैं तो वो उस तस्वीर को देखकर समझ जाते हैं कि ये शिल्पा ही है। इसके बाद राजू भी जब उस दीवार के पास आकर ये तस्वीर देखता है तो वो भी हैरान हो जाता है। इस तरह अब इस तस्वीर की वजह से पूरे गांव में यही रूमर फैलने लगता है कि पता नहीं शिल्पा ने किस बंदे को अपना शरीर दिखाया और पता नहीं वो किसके साथ अपना समय गुजार रही है। खैर तभी हम देखते हैं कि राजू फौरन एक पेंट लेकर उस तस्वीर को वहाँ से मिटा देता है और वहीं इस तरफ घर में शिल्पा की माँ भी शिल्पा को डांटती रहती है कि कौन है वो बंदा जिसने तुम्हारी ऐसी तस्वीर बनाई। तो शिल्पा रोते हुए कहती है कि माँ मैंने किसी को भी अपना शरीर नहीं दिखाया, मुझे नहीं पता कि कौन है वो। इस तरह वो अपनी माँ को बहुत समझाती है लेकिन उसकी माँ उसकी एक नहीं सुनती और ना उसकी बात को समझने के लिए तैयार होती है। अब प्रेजेंट में शिल्पा की दोनों फ्रेंड्स इन तीनों लड़कों से कहती है कि उस घटना के काफी दिनों बाद हमें पता चला कि ऐसे स्केचेस ड्रॉ करने वाला एक छोटा सा बच्चा था जिसकी दिमागी हालत सही नहीं थी, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि शिल्पा गायब हो चुकी थी। वो बताती हैं कि असल में हुआ ये था कि उस घटना के बाद शिल्पा अपने घर से बाहर ही नहीं निकली क्योंकि उसके माता पिता नहीं चाहते थे कि वो बाहर जाए। इस बीच नवीन भी हर रोज गली के पास आकर हॉर्न बजाकर थक गया था और एक दिन उसने भी आना बंद कर दिया। इस बीच एक दिन शिल्पा अपने माँ बाप से कहती है, माँ कितने दिनों तक तुम दोनों मुझसे बात नहीं करोगे? गांव वालों की बातों पर भरोसा कर रहे हो लेकिन मेरी नहीं। आखिर दुनिया वालों के मन में जो भी आता है वो वही कहते हैं, लेकिन हमें अपने लिए जीना है माँ। तो अब शिल्पा की बातें सुनकर उसका फादर भी बहुत दुखी होने लगता है और इनडायरेक्टली अपनी बीवी से कहता है खेत के पास खाना लेकर आ जाओ। और इस तरह से वो जानबूझकर अपनी गाड़ी की चाबी भी वहीं पर रख देता है ताकि शिल्पा घर से बाहर जा सके और अपने मन को सही कर सके। इस तरह राजू समझ चुका था कि इस सब में उसकी बेटी की कोई गलती नहीं है। तो फिर हम देखते हैं कि राजू के जाने के बाद शिल्पा उसकी बाइक को लेकर उस दीवार के पास जाती है जहाँ पर उसका स्केच बनाया गया था। अब वहाँ पहुंचकर वो उस दीवार के पास कुछ लिखने लगती है, लेकिन ये असल में क्या लिखती है वो हमें दिखाया नहीं जाता। इसके बाद हम देखते हैं कि शिल्पा बहुत खुश होकर बस ऐसे ही अपने गांव में घूमने लगती है और अपनी बाइक को इधर उधर घुमाती रहती है। और इसी बीच बारिश शुरू हो जाती है और शिल्पा ने उस दीवार पर जो लिखा वो कोई भी नहीं देख पाता क्योंकि बारिश की वजह से वो सारे शब्द वहाँ से मिट जाते हैं और सिर्फ शिल्पा का ही नाम बचा रहता है। खैर अब प्रेजेंट डे पर शिल्पा की फ्रेंड्स यही कहती हैं कि उसके बाद शिल्पा का क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता और शिल्पा गांव वालों से क्या कहना चाहती है ये भी किसी को नहीं पता, बल्कि तुम लोगों की वजह से हमें ये बात पता चली कि शिल्पा मर चुकी है और आत्मा बन चुकी है। तो अब इन तीनों को समझ में आता है कि इसीलिए शिल्पा की आत्मा को मोक्ष नहीं मिला क्योंकि शिल्पा की विश अधूरी रह गई, यानी उसने दीवार पर जो लिखा वो किसी ने नहीं देखा। तो आखिर शिल्पा ने उस दीवार पर क्या लिखा होगा और वो गांव वालों से क्या कहना चाहती है, ये सवाल इन तीनों का दिमाग घुमाने लगता है। इस बीच ये तीनों ये भी सोचने लगते हैं कि शायद उस दिन शिल्पा की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया होगा और वो गाड़ी कार्तिक के दादाजी को मिल गई होगी।
इसलिए अब ये तीनों दोबारा उस गाड़ी के पास जाकर शिल्पा से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शिल्पा इनसे क्या कहना चाहती है ये इन तीनों को समझ में नहीं आता। फिर उसी रात जब रोशन सो रहा होता है तो उसके दिमाग में एक बात खटकती है। इसके बाद वो फौरन अपने दोनों फ्रेंड्स को उठाकर कहता है, अरे यार, मुझे पता चल गया कि शिल्पा दीदी क्या कहना चाहती हैं, इसलिए तुम दोनों एक काम करो, फटाफट से शिल्पा दीदी की फ्रेंड्स और उनके माँ बाप को उसी दीवार के पास ले आओ जहाँ उन्होंने अपना मैसेज लिखा था, और मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। इस तरह से हम देखते हैं कि रोशन तब तक अकेले में ही उस दीवार के पास जाकर शिल्पा जो कहना चाहती थी वो लिखने लगता है। फिर सुबह होने के बाद शिल्पा के माँ बाप ये देखते हैं कि शिल्पा की फोटो पर माला चढ़ी है, तो ये देखकर वो समझ जाते हैं कि अब उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं है। असल में ये काम कार्तिक और मधु ने कल रात किया था ताकि उन दोनों को अपनी बेटी का सच पता चल सके। अब बाद में गांव के सारे लोग उस दीवार के पास जमा हो जाते हैं और उस दिन शिल्पा ने जो शब्द लिखा था वो पढ़ने लगते हैं, और वो शब्द होता है थैंक यू। इस तरह हमें उस दिन की शिल्पा की आवाज सुनाई देती है जब उसने उन बच्चों को यही पढ़ाया था कि तुम्हारी जिंदगी में सुख हो दुख हो जो भी चीज हो, तुम पहले दूसरे लोगों को थैंक यू बोलना सीखो। तुम्हारा दुख और गुस्सा अपने आप कम हो जाएगा, जिसके बाद तुम आगे बढ़ पाओगे। यानी शिल्पा इन गांव वालों से गुस्सा नहीं होती, उल्टा वो तो इनका शुक्रिया अदा करती है। ये देखकर अब शिल्पा के माँ बाप भी समझ जाते हैं कि इस गाड़ी में उनकी बेटी की आत्मा है, और वो बहुत खुश होने लगते हैं। इसके बाद शायद शिल्पा की आत्मा भी इस दुनिया से चली जाती है और ये सीन यहीं पर एंड हो जाता है। अब इसके कुछ दिनों बाद जब ये तीनों लड़के किसी जगह पर लघु शंका कर रहे होते हैं, तभी अचानक इन तीनों के पास एक गाड़ी आकर रुकती है जिसे एक आदमी कहीं पर ले जा रहा होता है। ये गाड़ी असल में वहाँ आकर खराब हो जाती है, और तभी हम देखते हैं कि शॉकिंगली ये गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि नवीन की होती है। इसके बाद सीन वापस मूवी की स्टार्टिंग में आता है, जहाँ वो बच्ची अपनी दादी माँ से यही बात पूछती है कि दादी उस नवीन का क्या हुआ, ये तो आपने बताया नहीं। तो दादी माँ कहती हैं, अरे वो एक बहुत ही लंबी कहानी है, कभी फुर्सत से सुनाऊंगी। यानी हमको अंदाजा लग जाता है कि शायद नवीन की आत्मा भी उसी गाड़ी में मौजूद होती है और वो उन तीनों दोस्तों से कुछ कहना चाहती है, इसलिए वो उनके पास आकर रुकी थी। या हो सकता है कि शिल्पा के मोक्ष पाने के बाद नवीन भी मोक्ष की तरफ जा रहा हो, इसलिए वो इन तीनों को थैंक यू बोलने आया हो, क्योंकि अब वो और शिल्पा आखिर में एक हो चुके थे। तो भाई इस तरह से आप अपने हिसाब से मूवी की एंडिंग को समझ सकते हैं, लेकिन मूवी सच में है बड़ी खूबसूरत। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।